नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित सिंह आपका पुनः स्वागत करता हूँ उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा विषय है हाउ आर्कियोलॉजी वर्क्स, पुरातत्व कैसे कार्य करता है। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी पुरातत्व की परिभाषाओं के संदर्भ में, जिसको विभिन्न विद्वानों ने बताया था कि पुरातत्व क्या है। आज हम लोग बात करेंगे कि पुरातत्व कार्य कैसे करता है, किस तरीके से साक्ष्यों का संकलन करता है, फिर बाद में साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है और उसी विश्लेषण के माध्यम से इतिहास निर्माण का कार्य किया जाता है। जैसा कि पूर्व में भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो कि इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और खासकर उस मानव जीवन के काल की जानकारी हमें देता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होते। तो उस पूरे जीवन के बारे में, उस पूरे मानव काल के बारे में जानने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भौतिक अवशेष, मानव के द्वारा बनाए गए अवशेष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित करने वाले अवशेष। क्योंकि मानव एक प्राकृतिक पर्यावरण में रहता है, बहुत सारे घटक हैं जिनको मानव प्रभावित कर रहा होता है, बहुत सारे ऐसे घटक हैं जो मानव को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें नेचर में मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कैसे हम इनको ढूंढते हैं, किस प्रकार हम इनको प्राप्त कर पाते हैं और प्राप्त करने के बाद कैसे कार्य करते हैं। तो उन्हीं सभी जो आपके प्रश्न हैं उन पर हम लोग अभी आगे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुरातत्व जो है किस तरीके से कार्य करता है, तो दो उसके प्रमुख तत्व हैं कार्य करने के। पहला, दो मेन पार्ट हैं, मेन पद्धतियां हैं दो पुरातत्व की। देयर आर टू मेन मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी। पहला है फील्ड आर्कियोलॉजी। फील्ड आर्कियोलॉजी जिसको कि हम क्या कहते हैं, धरातल पे कार्य करने वाला पुरातत्व। अच्छा, जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं, फील्ड में निकल करके सर्वेक्षण, उत्खनन, ये सारा कार्य कर रहे होते हैं, तो उसको हम फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद इसी का दूसरा पक्ष है फील्ड आर्कियोलॉजी के बाद एनालिटिक आर्कियोलॉजी। फील्ड आर्कियोलॉजी अर्थात क्षेत्रीय पुरातत्व। जब हम क्षेत्र में निकलते हैं तो हम कार्य करते हैं सर्वेक्षण, उत्खनन, इन सभी चीज़ों पर, और उसको हम क्षेत्रीय पुरातत्व या फील्ड आर्कियोलॉजी कहते हैं। और दूसरा है एनालिटिक आर्कियोलॉजी, जिसको हम विवरणात्मक पुरातत्व भी कह सकते हैं या विश्लेषणात्मक पुरातत्व भी कह सकते हैं। विश्लेषणात्मक वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि हम विश्लेषण करते हैं, जो भी डाटा हमें, जो भी तथ्य हमें प्राप्त होते हैं उनके विश्लेषण का कार्य हम करते हैं, इसलिए विश्लेषणात्मक इसको कहना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। इसके बाद जैसा कि हमने बात की कि फील्ड आर्कियोलॉजी के दो पक्ष हैं। एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑब्लिक एक्सप्लोरेशन और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। आर्कियोलॉजिकल सर्वे या एक्सप्लोरेशन का तात्पर्य है सर्वेक्षण करना, अर्थात पुरा सामग्रियों को ढूंढना, उनकी खोज करना। और एक्सकेवेशन से तात्पर्य है भूगर्भ, धरती के नीचे छुपी हुई जो भी वस्तुएं हैं, जो धरती के नीचे छुपी हुई संस्कृति या सभ्यताएं हैं, उनको जब आप धरती में उत्खनन मतलब खोदने के बाद जब आप बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालने की इस पूरी प्रक्रिया को उत्खनन के माध्यम से हम एक्सकेवेशन कहते हैं, उत्खनन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, उत्खनन, अर्थात धरती के नीचे खुदाई के माध्यम से जो भी वस्तुएं दबी हुई हैं, पूरा सामग्रियां दबी हुई हैं, उन पूरा सामग्रियों को खोदना और उनको निकाल के बाहर लाना, इस प्रक्रिया को हम उत्खनन कहते हैं। इसके बाद सर्वेक्षण की भी विभिन्न पद्धति है, सर्वेक्षण करने के विभिन्न तरीके हैं। जैसे कि पहला जो तरीका है वो है ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, इसको हम परंपरागत जो है मेथड कहते हैं, परंपरागत। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है, परंपरागत, जिसके अंतर्गत हम क्या कार्य करते हैं, पहले तो परंपरागत में हमको चांस डिस्कवरीज, अर्थात अचानक से कोई खोज हो जाए, ठीक है, आकस्मिक जो खोज हो जाए। जैसे हम मान लीजिए कहीं किसी रास्ते पे सफ़र कर रहे हैं
या कहीं हम घर बनवा रहे हैं, ठीक है, या खेतों पे कार्य कर रहे हैं और अचानक से कुछ ऐसी पुरातात्विक जो महत्व की वस्तुएं हैं वो हमें प्राप्त हो जाएं, ठीक है। तो ऐसी जो जानकारियां जो कि अचानक से पुरातत्व में प्राप्त हो जाती हैं, तो ऐसी जानकारियों को प्राप्त होने वाले सर्वेक्षणीय पद्धति को हम चांस डिस्कवरी या आकस्मिक खोज के तौर पे जानते हैं, ठीक है। आकस्मिक खोज, अचानक से मिल जाने वाली चीजें, और इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं होता है, इसके सडन डिस्कवरीज हैं, चांस डिस्कवरीज हैं, अचानक से हो गई, कुछ पता चल गया, हम घर बनवा रहे हैं, नींव खोद रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं धरती के नीचे और अचानक से हमें कुछ प्राप्त हो गया। इसके बाद अगली है सरफेस इंडिकेशन, सतही जानकारी। सरफेस पे हम कहीं पर हैं और सरफेस सतह पर जो है कुछ ना कुछ मानव संस्कृतियों के प्रमाण, पुरावशेष, पुरानिधियां हमें पड़ी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो वो जो है वो सरफेस इंडिकेशन है। और ये जो सरफेस इंडिकेशन है ये हमें मुख्यतः जो है हम कहीं पर भी मूव कर रहे होते हैं तो प्राप्त हो सकती है। इसी में एक और पद्धति जिसको हम वेलेस टू वेलेस सर्वे के तौर पे जानते हैं, वेलेस टू वेलेस सर्वे उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। वेलेज टू वेलेज, गांव-गांव घूम करके हम लोगों से बातचीत करते हैं, वहाँ पर उन गांव में जो संस्कृतियाँ हैं, जो लोकतियों में बातें निकल करके आती हैं, उन सभी की जानकारी एकत्रित करते हैं और फिर उनके द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर आसपास के क्षेत्रों में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं और वहाँ से सतह से अगर हमें कोई इंडिकेशन मिलता है, जैसे कि अक्सर गांव वगैरह के आसपास आप जाके देखें तो टीले आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एक ऐसा आपको संरचना दिखाई पड़ेगी जो सामान्य भूमि से अलग दिखाई पड़ रही है। तो ऐसी संरचनाओं को जब हम प्राप्त कर लेते हैं सर्वेक्षण में, तो उसको हम सरफेस इंडिकेशन वाले सर्वेक्षण के तौर पे देखते हैं। इसके बाद लिटरेरी अकाउंट, साहित्य में जो हमें जानकारी मिल रही है, जो साहित्यिक स्रोतों में हमें जानकारी मिल रही है, ठीक है, जो लिखित साक्ष्यों के माध्यम से हमें पुरास्थलों की जानकारी मिल रही है, तो वो परंपरागत मेथड के अंतर्गत साहित्यिक जो साक्ष्य हैं उनके आधार पर मिल जाती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बहुत सारे पुरास्थल हैं, हस्तिनापुर, अहिछत्र, रंजी खेड़ा, कौसाम्बी, ऐसे बहुत सारे पुरास्थल हैं जिनकी जानकारी हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य से प्राप्त हो रही है। इसके बाद ये तो ट्रेडिशनल मेथड हो गए, ठीक है, परंपरागत तरीके हो गए जिनके माध्यम से हम चीज़ों को ढूंढ पाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या, जैसे मेसोलिथिक साइट है महदहा, ठीक है, ये प्रतापगढ़ में पुरास्थल है महदहा, और इसकी जानकारी जो है वो अचानक से हुई थी। शारदा एक नहर तैयार की जा रही थी, उस नहर को तैयार करने के लिए खुदाई की गई थी वहाँ पर, और खुदाई के दौरान बहुत सारे मानव कंकालों की प्राप्ति होने लगी और बहुत सारी पुरा सामग्रियाँ उसके साथ मिलने लगी, जिसके बाद हमें पता चला कि महदहा जो है एक महत्व वाला पुरास्थल है, प्राचीन संस्कृतियों को देने वाला एक पुरास्थल है। इसके बाद कॉपर होर्स, ताम निधियों के बारे में शायद आप लोग बहुत लोग जानते हो, ना जानते हो, आगे हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। एक ताम निधियों वाली एक तांबे के औजारों का ढेर है जो अक्सर जो है खासकर उच्च गंगा घाटी के क्षेत्रों में हमको खेतों में पड़े हुए मिल जाता था या खुदाई करते समय मिल जाता था। तो ये भी सडन डिस्कवरी का ही पार्ट है, ठीक है, चांस डिस्कवरी का। इसके अलावा जैसे कि बयाना का जो गोल्डन कॉइन है, बयाना का जो ढेर है भरतपुर के, जहाँ पर हमें जो है सोने के सिक्के प्राप्त हुए थे गुप्ता काल से संबंधित, ये भी जो है चांस डिस्कवरी और सरफेस इंडिकेशन का एक प्रमाण है। इसके बाद सरफेस इंडिकेशन में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, सीमेंट्री हो, वॉल हो, और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, ठीक है, चबूतरे वगैरह हो, वो हमें विश्व के विभिन्न भागों से सरफेस इंडिकेशन के तौर पर दिखाई पड़ जाते हैं। जैसे कि ये आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कुछ सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। ये पिक्चर जो है ये महागड़ा नामक पुरास्थल की है, जो कि नौपाषाणी के पुरास्थल है बेलन नदी घाटी का। वहाँ पे देखिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी एक सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है, इस फोटो में आप देख सकते हैं। इस फोटो में देख सकते हैं ये सरफेस पे कुछ टूल्स वगैरह पड़े हुए हैं, इनको सर्वेक्षित किया जा रहा है, ठीक है। ये सरफेस इंडिकेशंस हैं। ये देखिए आपको ऐसे सॉइल में कुछ चीज़ें फंसी हुई दिखाई पड़ जाएंगी, जिससे पता चलेगा कि यहाँ कोई मानव संस्कृतियाँ हैं,
यहाँ पर भी जो है विद्यार्थियों के द्वारा पोर्ट्रेट वगैरह का कलेक्शन किया जा रहा है। ये जो है हमारा एक फॉर्मेशन है जिसमें कि हमको विभिन्न अवशेष दबे हुए दिखाई पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से ये सरफेस इंडिकेशन का काम हो रहा है। और ये पेडेस्टल सर्वे है, पदतल सर्वे भी इसे कहा जाता है। और जगह जगह भ्रमण करने के हम इस तरीके के सर्वे का काम करते हैं, सर्वेक्षण का और यहीं से पूरा सामग्रियों को बटोरने का कार्य करते हैं, जिसके आधार पर यह तय होता है कि कोई पुरास्थल कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर बाद में उत्खनन की प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद लिटरेरी अकाउंट्स में जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि हेनरिक श्लेमन जो थे, उनकी डिबेट्स में वहाँ के बहुत सारे नगर की हमें जानकारी, ग्रीक्स जो एंशियंट ग्रीक है उसकी जानकारी हमें मिलती है। एलेक्जेंडर कनिंगम भी जो है विभिन्न जगह पर जो यात्राएं करते हैं, ह्वेन-सांग की यात्रा विवरण को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जैसे बृजवासी लाल, बीबी लाल महोदय ने साहित्यिक जो पक्ष था उसको अपना महत्वपूर्ण आधार बनाया पुरातात्विक कार्यों का, और उसने उन्हें बहुत सारे साहित्यिक जो पुस्तकें थी उनको पढ़ने के बाद जो प्राचीन पुरास्थल थे उनकी खोज शुरू की। जैसे उदाहरण के तौर पर अयोध्या है, नंदीग्राम है, भरद्वाज आश्रम है, चित्रकूट है और ऐसे हस्तिनापुर है। ऐसे बहुत सारे पुरास्थलों का सर्वेक्षण और उत्खनन का कार्य उन्होंने किया। अब हम लोग बात करेंगे सर्वे के दूसरे पक्ष के बारे में। जैसे कि अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो परंपरागत पक्ष है, जिसमें हम वेलेस टू वेलेस सर्वे कर रहे हैं, चांस डिस्कवरियां हो रही हैं, हमको सरफेस इंडिकेशंस मिल रहे हैं, लिटरेरी अकाउंट्स में उसकी जानकारी मिल रही है। अब हम जो काम करने जा रहे हैं वो है साइंटिफिक मेथड एंड टेक्निक्स पर, अर्थात जो वैज्ञानिक तकनीक और विधियां हैं उनको सर्वेक्षण में प्रयोग करने जा रहे हैं, सर्वे में या एक्सप्लोरेशन में प्रयोग करने जा रहे हैं। तो एक सर्वे होता है एरियल सर्वे। ठीक है, एरियल सर्वे किया जा रहा है। एरियल सर्वे पहले तो आपके हेलीकॉप्टर्स वगैरह के माध्यम से किया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में जो है ड्रोन आ जाने की वजह से अब ये थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। तो ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग करके सर्वे किया जाता है। और उसका फायदा क्या होता है, क्योंकि जब एरियल सर्वे आप करेंगे तो एक लंबी दूरी आप कवर कर सकेंगे और ये देख पाएंगे कहाँ पे पृथ्वी का जो आकृति है कहाँ है, ऊंची और नीची है। जिससे जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये ऊंचा नीचा आपको कंटूर दिखाई पड़ेगा, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा ऊंचा भाग अगर दिखाई पड़ रहा है तो आप ये अनुमान लगा सकेंगे कि हो सकता है यहाँ नीचे धरती के नीचे कोई चीज़ दबी हो सकती है। या मान लीजिए किसी खेत पर आप ड्रोन कर रहे हैं तो कुछ स्थानों पे फसल उगती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर फसल उगी हुई है लेकिन ये इलाका है ये इसमें कोई फसल नहीं होगी, फिर यहाँ फसल उगी है, तो इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि ये इलाके जहाँ पर फसल नहीं उगी है हो सकता है धरती के नीचे यहाँ कोई संरचना दबी हो जिसकी वजह से फसल उत्पादित नहीं हो पा रही। तो इसीलिए एरियल सर्वे एक लंबी दूरी तक सर्वे करने में हमें मदद करता है। तो आज वर्तमान में ड्रोन्स वगैरह का प्रयोग करके हम सर्वे करते हैं। इसके अलावा आयरन रॉड मेथड है, लोहे की छड़ को नीचे गाड़ करके देखा जाता है, ये भी एक मेथड है, साइंटिफिक मेथड जिससे कार्य किया जा रहा था। साउंड इफेक्ट मेथड है, साउंड के माध्यम से ध्वनि संचालक के माध्यम से नीचे जमीन में गाड़ के ध्वनि प्रेषित की जाती है, जहाँ पे रेजिस्टेंस आता है पता चलता है कोई चीज है वहाँ पे। मेटल डिटेक्टर के माध्यम से, ये खासकर धातु, अगर धरती के नीचे कोई धातु है तो ये जानकारी लगाने के लिए कि वो धातु कितनी कहाँ पर है कैसे है, तो उसको करने के लिए मेटल डिटेक्टर का यूज हो रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मीटर का भी प्रयोग हो रहा है। मैग्नेटोमीटर, चुंबकीय तत्व का भी क्षेत्र का भी प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जीपीआर, वर्तमान में इस जीपीआर का बड़ा प्रयोग हो रहा है, जिसको हम ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के नाम से जानते हैं। ये एक यंत्र है जिसको लेकर के अभी आगे पिक्चर्स में आप देखेंगे कि उसको लेकर के ग्राउंड में जो है टहला जाता है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि किस स्थान पर कोई वस्तु दबी हुई है। उसकी वजह ये है, ये सर्वे करने का वजह ये है क्योंकि पुरातत्व में उत्खनन की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही खर्चीलू और समय लेने वाली प्रक्रिया है, उसमें बड़ा समय लगता है और पैसा भी बहुत अधिक व्यय होता है। तो अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जैसा कोई यंत्र हमारे पास हो तो उसके माध्यम से हम इजीली किसी भी क्षेत्र में उसको घुमा करके ये पता लगा लेंगे कि कहाँ पर जमीन के नीचे कोई वस्तु दबी है और आसानी से उसको हम बाहर निकाल करके फिर उसका विश्लेषण करके कार्य कर सकते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण एक यंत्र है जीपीआर, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। रिमोट सेंसिंग
इसके अलावा जीपीएस सर्वे, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आजकल आपके ज़्यादातर यंत्रों में उसका प्रयोग हो रहा है, जिसके माध्यम से हम आसानी से किसी भी जगह के जियो कोऑर्डिनेट्स को पुट कर सकते हैं और फिर पुनः उस पुरास्थल में आगे कभी भी पहुंच सकते हैं। और एक मैप भी उसका तैयार होता है जिसको हम GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से देख सकते हैं। इसके अलावा अर्थ रेजिस्टेंस सर्वे, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी, जमीन के नीचे मतलब पानी के नीचे बहुत सारे पुरास्थल हैं जो दब चुके हैं, तो उनकी खोज के लिए जो हम पानी के नीचे कार्य करते हैं या पानी के नीचे जो खोज करते हैं उसको हम अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के तौर पे देखते हैं। फिर जियो केमिकल सर्वे, तो ऐसे बहुत सारे सर्वे मेथड हैं जो कि साइंटिफिक टेक्निक के अंतर्गत यूज किए जा रहे हैं। इसके बाद सर्वेक्षण हो गया। ये देखिए कुछ फोटोज आपके सामने, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे ये ड्रोन है, ये ड्रोन है जिसका प्रयोग आज वर्तमान में बहुत हो रहा है। अब तो शादी ब्याह में पिक्चर्स के लिए भी होने लगा है, पिक्चर खींचने के लिए भी हो रहा है। ये भी एरियल सर्वे का ही एक वो है, ये भी एरियल सर्वे से, ये देखिए पिरामिड्स आपको दिख रहे हैं एरियल सर्वे के थ्रू। इसके अलावा ये भी देखिए मैप दिख रहा है आपको एक जगह का। इसके बाद ये देखिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये देखिए रडार का प्रयोग हो रहा है, सर्वे हो रहा है उसके माध्यम से। ये देखिए ये वो GPR है, ग्राउंड में लेकर के उसको घूमा जा रहा है, इसके माध्यम से जो है नीचे जो भी वस्तुएं दबी हुई हैं उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी। इसके बाद ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, ये GPS यंत्र है, ये GPS यंत्र है, इसके माध्यम से हम किसी भी जगह के जो है जियो कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, मैप एक बन जाता है जिससे हमें जानकारी हो जाती है कोई पुरास्थल यहाँ से कितनी दूरी पर है, मतलब जिस स्थान से आप निकलते हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो एक अंदाजा, आधुनिकीकरण के दौर में अक्सर बहुत सारे पुरास्थल देखिए आधुनिकीकरण की भेंट चढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे निर्माण प्रक्रिया हो रही है, तो अक्सर होता क्या है कि GPS हमको एग्जैक्ट दोबारा कभी हमको उस पुरास्थल में पहुँचना हो तो पहुँचाने में हमारी मदद कर देता है। इसके बाद ये देखिए मैप, GIS के थ्रू ये मैप लेयरिंग हो जाती है, अलग अलग तरीके के मैप डेवलप हो जाते हैं, इस पर कभी हम लोग विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। इसके बाद ये देखिए अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने, ये देखिए अंडर वाटर आर्कियोलॉजी खोजी जा रही है। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन का। अब एक्सकेवेशन जो उत्खनन है उसके भी दो पक्ष हैं, एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज उत्खनन, ठीक है, जब हम क्षैतिज मतलब एक ही सतह पर एक दूरी तक जो है उत्खनन कर लेते हैं तो उसको हम क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे आपको अलग अलग ग्रिड्स जिनको हम खंतिया कहते हैं तो उनकी पिक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगी, उत्खनन हो रहा है। यहाँ पर भी देखिए उत्खनन का जो है क्षैतिज तौर पर उत्खनन दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद अगला जो मेथड है वो है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब लंबवत, जब हम नीचे से मतलब ऊपर से नीचे लगातार खोदते चले जाएंगे, जैसे ये पिक्चर आप देख रहे हैं कि ये देखिए ऊपर से हम खोदते चले जा रहे हैं नीचे तक और हमको विभिन्न सांस्कृतिक चरणों और कालों की जानकारी हमें मिलती है। और इसके बारे में मार्टिमर व्हीलर कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सकेवेशन इज लाइक रेलवे ट्रेन विदाउट टाइम टेबल एंड वर्टिकल एक्सकेवेशन इज लाइक टाइम टेबल विदाउट रेलवे ट्रेन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्टिमर व्हीलर दोनों प्रकार के उत्खनन को करने के लिए कहते हैं, क्योंकि वर्टिकल आप जब करेंगे तो आपको समय सारणी, समय पता चल जाएगा कि एक स्थान पर कितने समय है, कि क्या उसकी क्रोनोलॉजी है, कितने काल वहां पर विद्यमान है। और जब आप क्षैतिज करते हैं तो पूरी रेलगाड़ी अर्थात संस्कृति के बारे में हमको विस्तृत जानकारी मिलती है। और इसीलिए दोनों प्रकार के उत्खननों को करने के लिए मार्टिमर व्हीलर कहते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर रहा जिसमें हम लोगों ने सर्वेक्षण और उत्खननों की पद्धति के बारे में चर्चा की। और इससे है क्या कि जैसा कि हम लोगों ने प्रारंभ में बात किया था कि एक है डाटा कलेक्शन का, फील्ड आर्कियोलॉजी का पार्ट, और जब डाटा मिल जाता है सर्वेक्षण और उत्खनन के माध्यम से फिर एनालिटिक आर्कियोलॉजी शुरू होती है, जो लैब्स में म्यूजियम्स में रखी हुई जो अवशेष हैं, पुरावस्तुएं हैं, उनके अध्ययन और उनके विश्लेषण से शुरू होती है और फिर विश्लेषण करके हम इतिहास निर्माण का कार्य करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे हम लोग इससे अन्य विषयों पर बात करेंगे।
और फिर से मैं बोलूँगा कि भाई आप अपने महत्वपूर्ण जो सुझाव है वो हमको इन वीडियोज़ में मैसेज के माध्यम से दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा उत्साहवर्धन करें। फिर हम एक नए वीडियो के साथ आपके से मुखातिब होंगे। धन्यवाद।